नाउ विल स्टार्ट एडजस्टमेंट एंट्रीज। अब हम जो एडजस्टमेंट एंट्रीज करने वाले हैं, एडजस्टमेंट एंट्रीज का मतलब ये होता है कि जब एंड ऑफ द ईयर हमारे ट्रांजैक्शंस हो चुके होते हैं, फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि या तो हमने एडवांस पे की हुई हैं या एडवांस में अमाउंट रिसीव किया हुआ है और सर्विसेज अभी देना बाकी है, या कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो हम उनको की सर्विसेज ले चुके हैं और पेमेंट नहीं किया है, या ऐसे एक्सपेंसेस हैं जिनको हमने एडवांस में पे किया है। तो इस तरह की जो एंड ऑफ द ईयर या क्लोजिंग ऑफ द अकाउंट्स के साथ ही कुछ ऐसे एडजस्टमेंट्स होते हैं जो करंट ईयर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, करंट ईयर का रिज़ल्ट निकालने के लिए हमें करने होते हैं। तो उसमें हम सबसे पहले लेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो होते हैं वो ड्यू होते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है एक्सपेंसेस विच आर ड्यू बट नॉट येट पेड, जो अभी ड्यू हो चुके हैं लेकिन उन्हें हमने अभी पे नहीं किया है। उस कंडीशन में हम जो एंट्री करेंगे वो होगी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। अब एक्सपेंस अकाउंट डेबिट में क्या होता है कि आप उसका नाम लिखेंगे। सपोज सैलरी है तो सैलरी लिखेंगे, वेजेस है तो वेजेस लिखेंगे। टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इट मीन्स हम कैसे लिखेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी या वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। इस तरह से हमारी एंट्री होगी। सेकेंड जो होगा वो होगा प्रीपेड। प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब है पेड इन एडवांस, पेड इन एडवांस। जनरली इंश्योरेंस का प्रीमियम जो होता है वो क्वार्टरली या हाफ ईयरली या एनुअल मोड में होता है, तो हम उसे एडवांस में पे कर देते हैं। तो इस तरह के जो एक्सपेंसेस हैं जिनको हम एडवांस में पे कर रहे हैं उसके लिए हम प्रीपेड की एंट्री करते हैं। उसको हम करेंगे प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। अब इसको आप कैसे लिखोगे, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम या प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट। इस तरह से हमारी एंट्री होगी। सेम वे में जैसे हमारी इनकम एक्सपेंसेस एडवांस हो सकते हैं या ड्यू हो सकते हैं, इसी तरह इनकम भी होती है। जैसे एक्रूड इनकम, इनकम विच इज़ अर्न बट नॉट येट रिसीव्ड। सपोज़ आपका फिक्स डिपॉजिट है, आपका अमाउंट जो है आपको रिसीव करना है और ड्यू हो चुका है लेकिन अभी आपको मिला नहीं है, तो उस कंडीशन में आप थर्ड एडजस्टमेंट लेंगे एक्रूड इनकम। ठीक है, इसे आउटस्टैंडिंग इनकम भी बोलते हैं और इनकम विच इज़ अर्न बट नॉट येट रिसीव्ड। उसके लिए हम एंट्री करेंगे एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। अब ये हो सकता है जैसे इंटरेस्ट है तो एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, एक्रूड डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड। इस तरह से हमारी एंट्री होगी। जब हमारी इनकम अर्न की हुई है और अभी तक रिसीव नहीं हुई है, सिमिलर वे में ऐसा भी होता है कि कई जगह पर हमें इनकम एडवांस में मिल जाती है और सर्विसेज बाद में देनी होती हैं। उस कंडीशन में हम अनअर्न, अनअर्न मीन्स अनअर्न, जो अर्न नहीं की गई है, या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अगर हमें कोई इनकम एडवांस में मिल गई है तो ये हमारी लायबिलिटी है, क्रेडिट हो जाएगी। इनकम अकाउंट डेबिट, इनकम अकाउंट डेबिट टू अनअर्न इनकम। इसमें कमीशन हो सकता है या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस जो होगी उसमें रेंट हो सकता है, रेंट अकाउंट डेबिट टू अनअर्न रेंट, जो एडवांस में रेंट ले लिया है। तो इस तरह से हमारे एडजस्टमेंट्स होंगे जो कि हम
स्टडी करने वाले हैं। नेक्स्ट वन इज डेप्रिसिएशन। एडजस्टमेंट एंट्रीज में डेप्रिसिएशन का मतलब होता है मोस्टली द फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यू टू यूज ऑफ अ पर्टिकुलर एसेट और रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट। एसेट्स की वैल्यू को रिड्यूस हो जाना, हम कंटिन्यूसली किसी भी एसेट्स को यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से उसकी वैल्यू रिड्यूस हो जाती है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। क्यों हो जाती है? जैसे आप देखते हो कार वगैरह के लिए जो व्हीकल्स होते हैं, मशीन्स होती हैं, जितने भी आपकी एसेट्स होती हैं उन सब की वैल्यू कम होती है एक्सेप्ट लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग के केस में ऐसा नहीं होता है, उसे उनकी वैल्यू बढ़ती है और जब वैल्यू बढ़ती है तो उसको हम एप्रिसिएशन बोलते हैं। अगर वैल्यू कम होती है तो उसे बोलते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन बिजनेस के लिए एक लॉस है। तो डेप्रिसिएशन जब किसी भी एसेट्स पर लिया जाएगा, लगाया जाएगा, तो उसके लिए हम एंट्री करेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, नॉमिनल अकाउंट है, टू एसेट्स अकाउंट, राइट, एसेट्स अकाउंट हो जाएगा। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। अब इसमें क्या होगा कि जो डेप्रिसिएशन है वो एसेट्स से चार्ज किया जा रहा है, वैसे एसेट्स का जो नेचर है वो डेबिट होता है, लेकिन यहाँ पर एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है ड्यू टू डेप्रिसिएशन, इसलिए उतने अमाउंट से एसेट्स को क्रेडिट कर दिया जाएगा। यानी कि जितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया है उतनी एसेट्स की वैल्यू कम हो गई है। तो रिडक्शन और फॉल इन द वैल्यू इज़ नोन एज डेप्रिसिएशन। अब ये क्योंकि किस नेचर का है, डेप्रिसिएशन जो है वो लॉस है, ये रेगुलर रूटीन में हो रहा है, तो ये कहाँ से चार्ज होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज होगा। तो जो हमारी इसकी सेकंड एंट्री होगी वो आपकी हो जाएगी P&L अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, क्योंकि ये हमारे लिए रूटीन वाइज एक्सपेंस है, ये रेगुलरली चार्ज किया जाएगा, ईयरली चार्ज किया जाता है, इसलिए इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज होगा, जो कि हमारे नॉर्मल प्रॉफिट को बताने से पहले अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन विल बी डिडक्टेड फॉर टेलिंग द रियल ट्रूथ और ट्रूथ ऑफ योर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। नाउ विल डू ओपनिंग एंट्री। जब कोई भी बैलेंसेस होते हैं अकाउंट्स के, अब हमने इतनी सारी जर्नल एंट्रीज़ की, इतने सारे हेड्स हुए, इन सब में से कुछ ऐसे हेड्स होते हैं जैसे इस साल की एसेट्स नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफ़र हो जाएंगी, इसके अलावा जो आपके डेटर्स हैं उनका बैलेंस ट्रांसफ़र होगा, आपकी जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं वो नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफ़र होंगी। तो इस तरह की जो एंट्रीज़ होती हैं, क्लोजिंग बैलेंस जो इस ईयर के होंगे वो नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग बैलेंसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके लिए हम जो एंट्री करेंगे वो होंगी आपकी ओपनिंग एंट्रीज़। ओपनिंग एंट्री जो होती है वो सिंपली होती है सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लाइबिलिटीज़। ठीक है, ओपनिंग एंट्री में ये आपका सिंपल वे है। अब इसमें कभी कभी क्या होता है कि सन्ड्री लाइबिलिटीज़ में कभी कैपिटल नहीं दिया हुआ होता है, या कभी कैपिटल और लाइबिलिटीज़ आर ऑलवेज डिफरेंस। इसमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है अकाउंटिंग इक्वेशन का, एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़। इन केस एसेट्स और कैपिटल और लाइबिलिटीज़ बराबर नहीं आ रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा? एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी प्लस रिजर्व होगा। इन केस कैपिटल और लाइबिलिटीज़ आर ग्रेटर दैन द एसेट्स तो होगा एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स प्लस गुडविल इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़। ये तीनों चीज़ें आपको अच्छे से समझनी होंगी। अगर एसेट्स का टोटल कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़ से कम है
तब हम रिजर्व यहाँ पर लिखेंगे। और अगर आपकी कैपिटल और लायबिलिटीज़ आर ग्रेटर दैन द अमाउंट ऑफ एसेट्स तो गुडविल लिखेंगे। ठीक है, अब हमारी जो जर्नल एंट्री होगी वो किस तरह से होगी, सपोज एग्जांपल दे देती हूँ। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, टू creditors, टू bills payable and टू कैपिटल। राइट, तो ये एक फॉर्मेट है जो कि आपकी इन सब का टोटल इस टोटल के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अगर डिफरेंस आता है तो आप कैपिटल रिजर्व और गुडविल को लेंगे, अदरवाइज सिंपली जो आपकी ओपनिंग एंट्री होती है वो इस तरह से होगी। ओपनिंग एंट्रीज आर द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। आपको मैंने सारी बैंक एंट्रीज, एडजस्टमेंट एंट्रीज जो आपके इस क्वेश्चन से रिलेटेड था सारा करवा दिया है। इसमें थ्योरी पार्ट ओवर हो चुका है, अब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस स्टार्ट करने की पोजीशन में हैं। नाउ वी विल स्टार्ट द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। Now we will do the sum of journal entries which is not related to the GST. Without GST आज हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं। In this, journalize the following transactions in the books of Rahul. So firstly we have to write in the books of Rahul journal, in which we have to make the format. I will divide the board in two parts. मैंने बोर्ड को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है और उसके अकॉर्डिंग मैं आपको क्वेश्चन करवा दूंगी। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट कॉलम होगा आपका डेट का, डेट, पर्टिकुलर्स, उसके बाद आ जाएगा लेजर फोलियो और उसके बाद होगा आपका अमाउंट, डेबिट अमाउंट इन रुपीस और क्रेडिट अमाउंट इन रुपीस। ठीक है, ये लेजर फोलियो का कॉलम है, छोटा बनाएंगे क्योंकि इसमें कोई इंफॉर्मेशन ऐसी आती नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ starting the transaction, first transaction is year 2018 January 1st, so we have to start writing 2018 January 1st. On the 1st January they have started business with cash. अगर बिजनेस कैश से स्टार्ट किया है तो हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और हमारी नरेशन होगी बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, और उसके बाद हम सेपरेट कर देंगे इसे। अमाउंट इज़ गिवन 1 लाख रुपीज़, सो डेबिट अकाउंट में आप 1 लाख इधर लिखेंगे और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है इसलिए उसको क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे। आफ्टर दिस द सेकेंड ट्रांजेक्शन इज पेड इनटू बैंक। इट मीन्स ऑन द 2nd जनवरी 2 अमाउंट इज पेड इनटू बैंक, यानी कि बैंक में पैसा जमा किया है, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट क्योंकि बैंक रिसीवर है, टू कैश अकाउंट। ठीक है, क्योंकि
बैंक इज द रिसीवर, एज पर पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर हो जाएगा, एंड नरेशन इज बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, राइट, और इसे भी हम सेपरेट कर देंगे। अमाउंट फॉर दिस इज ₹60,000, ₹60,000। After this, the third transaction is bought goods from Messrs Singh and Company on credit. So January 3rd, because goods was purchased, goods purchase किया है तो हम क्या करेंगे, purchases account debit, bought goods from Messrs Singh and Company, purchases account debit क्योंकि goods purchase किया हुआ है on the basis of credit फ्रॉम सिंह एंड कंपनी, तो परचेज डेबिट हो जाएगा। टू, हु इज़ द गिवर ऑफ द गुड्स, जिसने गुड्स दिया है, तो हम लिखेंगे टू सिंह एंड कंपनी ₹20,000। क्लियर? बीइंग गुड्स परचेज्ड, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम सिंह एंड कंपनी। क्लियर? नाउ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज पेड वेजेस, सॉरी पेड कार्टेज। इन दिस केस पेड कार्टेज, सेम डेट January 3, कार्टेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि कार्टेज एक्सपेंस है, एज पर नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेस आर डेबिटेड टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश गया है, बीइंग कार्टेज पेड, एंड अमाउंट फॉर दिस इज ₹300। आफ्टर दिस, जैसे ही आपका पेज, क्योंकि मैं यहाँ पर टोटल CF नहीं लिख रही हूँ, अगर मैं यहाँ लिखूँगी तो फिर मुझे उधर कंटिन्यू करना पड़ेगा। चलिए खैर मैं लिख देती हूँ। नाउ पेज टर्न हो रहा है, आप करेंगे टोटल CF। इस पेज का टोटल हम यहाँ पर कर लेंगे पहले, टोटल के बाद डबल लाइन करेंगे। 1,60,000, 180, 180,300, 1,80,300, 1,80,300 होगा। नाउ वी विल मेक वन मोर फॉर्मेट ऑफ जर्नल। अब इसमें आपका ये डेट का कॉलम होगा, ये आपका पर्टिकुलर्स होगा, ये डेबिट और क्रेडिट होगा, और ये फिर से LF छोटा सा बना देती हूँ, ठीक है। आफ्टर दिस we have to write the next entry. Next entry is January 4, purchased furniture and placed an order for HP printers in advance, and purchased calculator for the 4th January, purchased computer through check. In this case, all three entries, above entries on January 4 are combined. हम उन्हें कंबाइंड कर सकते हैं। उससे पहले हमें इस फॉर्मेट के ऊपर फिर से लिखना होगा टोटल BF, टोटल BF दैट इज़ 1,80,300, 1,80,300। January 4 की एंट्री को हम कंबाइन कर लेते हैं। फर्नीचर परचेज किया है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, हम चाहें तो अलग अलग भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे आपको कंपाउंड एंट्री भी बताना था, इसलिए मैं एक साथ कर रही हूँ। एडवांस टू HP प्रिंटर्स, एडवांस टू HP printers debit, and calculator account debit to
cash account being furniture and calculator purchased and advance to HP printers. क्लियर? नरेशन में कोई भी अपनी एक प्रॉपर या स्पेसिफिक लैंग्वेज नहीं होती है, इसे आप मॉडिफाई कर सकते हैं, उसके लिए मार्क्स डिडक्ट नहीं होते हैं. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस फर्नीचर परचेज फॉर ₹2000 एंड HP प्रिंटर्स को हमने दिया है 5000 एडवांस दिया है, तो HP प्रिंटर्स को आप 5000 लिखेंगे एंड द कैलकुलेटर इज़ परचेज्ड फॉर 1000. अगर आप चाहें तो कैलकुलेटर को स्टेशनरी में भी इंक्लूड कर सकते हैं. ठीक है. नाउ 2 + 3 5 7 एंड 1 8000 रुपीज़ से आपकी एंट्री हो जाएगी. नाउ द नेक्स्ट एंट्री इज़ परचेज्ड कंप्यूटर थ्रू चेक. तो उस कंडीशन में सेम डेट में जनवरी 4 कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि पेमेंट चेक से किया गया है. सो बीइंग कंप्यूटर परचेज्ड and the amount is 13,000 रुपीज़. तो 13,000 को आप डेबिट और क्रेडिट दोनों कॉलम्स में लिख देंगे. आफ्टर दिस 6th of January paid postage. Paid for postage means January 6 expenses है postage account, तो हम क्या करेंगे, पोस्टेज अकाउंट डेबिट एज पर नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेस को डेबिट करना है. पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग postage expenses paid and the amount is rupees 150. After this, on January 8, sold goods for cash. January 8, goods sold for cash, it means cash comes in the business and goods goes outside. As per the real account, debit what comes in, credit what goes out. तो हमारी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीइंग goods sold for cash. क्लियर? ये सभी एंट्रीज को हम सेपरेट कर देंगे. क्लियर? अमाउंट फॉर दिस इज ₹4,000. After this, on 9th of January, sold goods on credit to Messrs. Sharda and Company. And the next transaction is again paid carting. But both the transactions have the different nature, so we can't combine. We can't able to write the compound entry on 9th. So we have to make separate entries for both. January 9, sold goods on credit to Sharda and Company. In this case, Sharda and Company is the receiver. So as per personal account, Sharda and Company is debited, and as per the real account, sales means goods goes outside, so it is credited.
Sharda and company account debit to sales account. Being goods sold on credit, and the amount is rupees 10,000. Now total for this, total CF. Now the total is 2,15,450. अब यही वाला टोटल हम इधर लिखेंगे टोटल BF. पहले हम इसका कॉलम बना लें. ये आपका डेट का कॉलम हो गया. पर्टिकुलर्स LF, अमाउंट डेबिट और क्रेडिट. ये वाला टोटल हम यहाँ लेकर आएंगे. तो टोटल BF 2,15,450. दैट इज कॉल्ड ब्रॉट फॉरवर्ड 2,15,450. आफ्टर दिस वी हैव टू राइट द नेक्स्ट एंट्री. हमने 9th की एक एंट्री की है. 9th जनवरी को ही सेम डेट पर एक और एंट्री होगी. एज पर द ट्रांजेक्शन पेड कार्टेज, तो हम करेंगे कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग goods paid cartage, right? And the amount is rupees 200 debit or credit में. After this we have to start the next entry which is related to the paid to on 15th of January, paid to Mr. Singh on account. मिस्टर सिंह से हमने कितने का परचेज किया है ये हमें चेक करना पड़ेगा. एज पर प्रीवियस ट्रांजेक्शन जो आपके जनवरी 3 को है 20,000 का अमाउंट था और हमने 20,000 में से 17,500 उन्हें पे किया है. सो व्हाट वी हैव टू डू फॉर दिस January 15 because Singh and company is the receiver, तो हम Singh and company को डेबिट करेंगे. Singh and company डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि इसमें ये मेंशन नहीं है कि पेमेंट कैश से किया है या चेक से. तो हम अज्यूम करके मानते हैं कि जो हमारा पेमेंट है वो कैश में गया है. टू कैश अकाउंट, क्लियर? बीइंग अमाउंट पेड टू Singh and company, right? After this we'll start the next entry. January 25th, sold goods to Messrs. Roy and company. Means in this they have not mentioned anywhere cash, so we will write as a credit sales. So that is Messrs. Roy and company, Messrs. Roy and company debit to sales, क्योंकि ये क्रेडिट सेल्स है तो हम इसको इस तरह से ट्रीट करेंगे. January 27, amount for this is 5,600 rupees. Okay, now being goods sold on credit, done. After this we have to write the next transaction. The next transaction is
January 27 received check from Messrs Sharda and Company in full settlement due from them. In this kind of लैंग्वेज ऑफ द ट्रांजेक्शन, इस तरह की जब लैंग्वेज आएगी तो हमें यह मानना है कि इनका जितना भी ड्यू था उसमें से इन्होंने जो अमाउंट पे किया है इसके बाद ये अमाउंट नहीं पे करेंगे, मतलब उनका अकाउंट सेटल हो चुका है. सो आउट ऑफ 10,000, क्योंकि आप देखोगे जनवरी 9 में हमने जो ट्रांजेक्शन किया है उसमें शारदा एंड कंपनी का ट्रांजेक्शन है सेल्स का 10,000 का, और आउट ऑफ विच दे हैव पेड अस 9750. इट मीन्स 250 रुपीज़ दे हैव रिसीव्ड इन फॉर्म ऑफ डिस्काउंट, राइट. रिसीव्ड चेक, अब चेक रिसीव किया है तो हम उसे कैश की तरह ट्रीट करेंगे क्योंकि बैंक में जमा नहीं हुआ है. अगर हम चाहें तो इसे चेक इन हैंड भी लिख सकते हैं, ठीक है. तो हम लिखेंगे हमने चेक रिसीव किया है, कैश की तरह ट्रीट करोगे तो कैश अकाउंट डेबिट जनवरी 20, दिस इज़ 25 एंड नाउ दिस इज़ जनवरी 27. कैश अकाउंट डेबिट 9750, और क्योंकि इनका ड्यूज़ कितना है 10,000 तो 250 डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, क्योंकि आप डिस्काउंट दे रहे हो आपके लिए खर्चा है तो डेबिट होगा. डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 250 टू शारदा एंड कंपनी. शारदा एंड कंपनी 10,000 रुपीज़. इट मीन्स इनका अकाउंट सेटल हो चुका है. बीइंग अमाउंट रिसीव्ड एंड allow him discount. Okay, now the next transaction is paid electricity charges 1,000 rupees, paid salaries 1,500 rupees, paid rent on building by check. So this transaction is not to be used in the combined and drew for private use. It means drawings is also there. तो इन तीनों केसेस में पेड इलेक्ट्रिसिटी में हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट डेबिट, सैलरी में हो जाएगा सैलरी अकाउंट डेबिट, और ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट भी हो जाएगा. लेकिन जो 31 की सेकेंड लास्ट एंट्री है ये एंट्री आपको सेपरेट करनी पड़ेगी. उससे पहले हम कंपाउंड एंट्री बना देंगे. कंपाउंड एंट्री में आपका आ जाएगा इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट डेबिट जनवरी 31, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट डेबिट with 1,000 rupees. Then salary account debit 1,500 rupees. And then क्योंकि प्राइवेट यूज़ है तो हम क्या लिखेंगे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट अमाउंट 3,500 टू कैश अकाउंट, क्योंकि ये सब कैश में निकाला गया है. 35, 4, 5 एंड 6,000 कैश की एंट्री हो जाएगी. अब यहाँ हम करेंगे टोटल CF. यहाँ फिर से हम इसका टोटल लगा देंगे. जब तक आपका पेज टर्न नहीं होता है आप इसका टोटल
नहीं लगाएंगे। इसलिए क्या होता है कि आप टोटल CF और BF मेरे जैसा नहीं करेंगे। आपके नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन्स जितने आ रहे हैं, जितनी एंट्रीज़ आपकी एक पेज में आती हैं, उस पूरे का टोटल आपको लगाना पड़ेगा। इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि अगर मेरी यहाँ पर 1 2 3 4 5 एंट्रीज़ आई हैं, हो सकता है आपकी 10 एंट्रीज़ आ जाएंगी, तो आपका जो टोटल CF और BF होगा वो डिफरेंट होगा, लेकिन जो लास्ट वाला टोटल होगा वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। ठीक है। अब इसके बाद हम लास्ट एंट्री बचती है आपकी रेंट पेड फॉर ऑफ बिल्डिंग बाय चेक। हाफ ऑफ द बिल्डिंग इज़ यूज्ड बाय द प्रोप्राइटर फॉर रेजिडेंशियल यूज़। In this, what we have to do, the half of the building is utilized for the business purpose, तो उसको तो हम रेंट अकाउंट डेबिट करेंगे, लेकिन जो हाफ बिल्डिंग रेजिडेंशियल पर्पस के लिए है उसका आधा जो रेंट है वो ड्राइंग्स अकाउंट में चला जाएगा। तो हमारी जो एंट्री होगी वो होगी रेंट अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। वो एंट्री मैं आपको और करवा देती हूँ। नाउ द टोटल शुड बी ट्रांसफर्ड ईयर। लास्ट में आप करेंगे टोटल BF जो आपका आया है 2,54,750 और इस साइड भी आप लिखेंगे 2,54,750। ये आपका हो गया। अब लास्ट एंट्री है आपकी जनवरी 31 में। ठीक है, ये आपका पर्टिकुलर कॉलम हो गया, ये LF हो गया। यहाँ लास्ट एंट्री जो है उसमें रेंट के लिए मैं आपको समझाना चाहूँगी। रेंट अमाउंट इज़ ₹5,000। टोटल रेंट जो था वो है 5,000 रुपीज़ का, आउट ऑफ विच हाफ ऑफ द पोर्शन वॉज रेजिडेंशियल पर्पज़। तो इसका हाफ जो होगा 2,500 रुपीज़ तो ड्राइंग्स में चले जाएंगे और 2,500 आपके रेंट में चले जाएंगे। तो हमारी जो एंट्री होगी रेंट अकाउंट डेबिट, जो पार्ट बिजनेस के लिए यूज़ हो रहा है उसको हम रेंट अकाउंट में डालेंगे, जो रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है उसे हम ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट करेंगे 2,500 से, एंड अमाउंट पेड थ्रू द चेक इसलिए टू बैंक अकाउंट करेंगे। आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी किसी का चेक मिलता है और सेम डे बैंक में जमा किया है तब तो हम बैंक की एंट्री करेंगे, वरना चेक रिसीव्ड को कैश की तरह ट्रीट करेंगे। लेकिन जब भी हम पेमेंट करते हैं, अगर हमने चेक के थ्रू पेमेंट किया है या बैंक से पेमेंट किया है तो टू बैंक अकाउंट ही होगा। ठीक है, 5,000 रुपीज़ आपका ये हो जाएगा बीइंग रेंट पेड। आफ्टर दिस मेक द टोटल आप यहाँ पर कर लोगे। अब यहाँ CF या BF लगाने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद आपका आ गया 2,59,750 2,59,750। और ये कभी भी नहीं भूलना है कि जब हम टोटल कर रहे हैं तो उसके नीचे डबल लाइन आना कंपलसरी है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। हर टॉपिक से रिलेटेड एक एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन जो भी मेरे उसमें आ रहा है वो मैं आपको समझा रही हूँ। बेटर होगा आप इसकी प्रैक्टिस करें।